हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउट नेट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो भाई 10वीं क्लास के सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। तो फटाफट से आ जाइए और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज हम व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। जी हाँ बच्चों, पत्र लेखन। आखिर ये पत्र लेखन है क्या? जी हाँ बच्चों, अगर बात करी जाए तो भाई पत्र लेखन एक कला है। पत्र लेखन एक कला है और इस कला में आप जिस तरीके से धीरे धीरे पारंगत हो जाते हो, यानी कि सिद्धहस्त हो जाते हो, तो आप सड़क से लेके और संसद तक आप पत्र व्यवहार के माध्यम से किसी भी उच्च अधिकारी, चाहे वो मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी खत लिख सकते हो, पत्र लिख सकते हो। किसी भी मंत्रालय में या फिर किसी भी विभाग में आरटीआई डालकर आप तथ्यों की जानकारी हासिल कर सकते हो। लेकिन शुरुआत तो बेसिक से ही करी जाती है। तो आखिर क्या है वो बेसिक चीज़, यानी कि आप शुरुआत कैसे करो, किस तरीके से अगर थाने में जाने हैं तो किस तरीके से आपने पत्र लिखना है, अगर अपने मम्मी पापा को पत्र लिखना है तो किस तरीके से लिखना है, अपने दोस्तों सगे संबंधियों को पत्र लिखना है किस तरीके से लिखना है, किसी की शिकायत करनी है तो कैसे पत्र लिखना है, और अगर स्कूल के प्रधानाध्यापक को कोई पत्र लिखना है तो किस तरीके से पत्र लिखना है। तो आज हम डिफरेंट फॉर्मेट में आपको बताएंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके विषय में ये टॉपिक है और बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है और 100% आता है। क्लियर हो गया? 100% आता है। और इस टॉपिक के माध्यम से हम जानेंगे कि भाई अलग अलग फॉर्मेट में किस तरीके से फॉर्मेट में पत्र लिखे जाते हैं। तो भाई फटाफट से पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और हमारे साथ लग जाओ, क्योंकि भाई लिखने से क्या होता है, अगर आप एक ऐसी आदत बनाओ कि कोई वीडियो देख रहे हो, कि कोई की क्लास देख रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, ऐसी नहीं कि हिंदी के बारे में बता रहे हैं कि सर, नहीं, कोई भी ऐसी वीडियो देख रहे हो, कोई ऐसी क्लास अटेंड कर रहे हो, कोई भी A to Z किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपने इस हैबिट के साथ बैठना है कि पेन लेना है हाथ में और एक कॉपी लेना है। इससे होता क्या है, जो सामने वाला पढ़ा रहा होता है आपको नोट करने का मौका मिल जाता है। ये शॉर्ट नोट कहलाते हैं। ये नोट्स आपके एग्जाम के अंदर बड़े काम आते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। एग्जाम में आप पूरी बुक एक बार में नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप ये छोटे छोटे नोट्स बनाकर परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर सकते हो। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? लिखने से लिखावट सुंदर होती है, लिखने से आपकी स्पीड बनती है। इस स्पीड के अभाव में अक्सर बच्चे 1-2 प्रश्न छोड़ कर आते हैं, और 1-2 प्रश्न अगर छूट गया तो भाई वो 95+ नंबर लाने का जो सपना है वो उसी वक्त टूट गया। तो अगर आप भी चाहते हो कि एग्जाम के अंदर 95+ नंबर आए, स्कोर करें, तो भाई साहब आपको सबसे पहले पूरे प्रश्नों के हल करने पड़ेंगे, समय से पहले करने पड़ेंगे, और इसमें स्पीड अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है भाई, आज तो आप छोटी क्लास के अंदर हो, कल को आप बड़ी क्लास के अंदर जाओगे, जब कंपटीशन की तैयारी करोगे आप, तो भाई कैसे लिखोगे? तो आज अभी इसी वक्त ये आदत डालो, ताकि आपको इस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए निजात हो जाए। क्लियर हो गया? इस समस्या के लिए हमेशा के लिए छुटकारा पाना है तो भाई लिखना बहुत जरूरी है। जो बच्चे कहते हैं ना कि हमें याद नहीं होता, लिख कर याद करो, देखो कैसे याद नहीं होता। ऐसा याद होगा जो आप आने वाले समय में कभी उसे भूलेंगे नहीं। भाई देखो, 2 तरीके होते हैं पढ़ाई करने के। एक तो वो होता है कि भाई 10वीं में 9 से 10वीं में गए, 10वीं से 11वीं में गए, 11वीं से 12वीं में, जब 11वीं से 12वीं में गए तो 11वीं का भूल गए, 12वीं से ग्रेजुएशन गए तो भैया 12वीं का भूल गए। ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा, क्या औचित्य? पढ़ाई का फ़ायदा तो तब है जब आप 40 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र में, जब आप दादा दादी, नाती पोते वगैरह खिलाओगे, दादा दादी बन जाओगे, तो आप जो 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो 5वीं क्लास में पढ़ा होगा, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, वो आप अपने पोते और पोतियों को वो चीज़ बताओ कि देखो हमने ये कहानी अपनी 6ठी कक्षा में पढ़ी थी। क्लियर है? तो भाई लिख कर याद करो, 100% याद होगा। कर दें शुरुआत? चलो भाई वीडियो को कर दो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि भाई और लोगों को भी भाई इसका मिले बेनिफिट। चलो कर देते हैं शुरुआत। आइए भाई, तो सबसे पहले कुछ टॉपिक्स पर जानते हैं कि भाई आखिर ये पत्र होता क्या है, किस तरीके से, कुछ मानवीय पहलुओं पर इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो पत्र मानव जीवन की अगर बात करी जाए तो मानव के विचारों के आदान प्रदान का एक अत्यंत सरल और
सशक्त माध्यम होता है, पत्राचार का माध्यम होता है। भाई आपके विचार, हमें कैसे पता चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है? हमको कैसे पता चलेगा कि भाई आप क्या चाहते हो? तो आपने क्या कर दिया कि भाई एक लेटर लिख दिया। भाई एक लेटर लिख दिया किसमें? अगर हमारे क्षेत्र के अंदर कोई समस्या है तो अपने निगम पार्षद को लिख दिया, अपने विधायक को लिख दिया, अपने सांसद महोदय को लिख दिया। क्लियर? उधर से जवाब भी मिलेगा आपको। क्लियर है? हो सकता है जवाब मिले, संतोषजनक मिले, हो सकता है कि वो आपको टालम टोल कर दें, लेकिन कम से कम विचारों का आदान प्रदान तो हुआ। क्लियर है? समस्या के बारे में कम से कम आपके प्रतिनिधि को पता तो चला, आपके प्रिंसिपल को पता तो चला, आपके माता पिता को पता तो चला। तो भाई विचारों के आदान प्रदान का अत्यंत सरल और सशक्त माध्यम है पत्र। हमेशा किसी को संबोधित करते हुए लिखे जाते हैं, वो चाहे किसी डीएम को हो, चाहे वो कलेक्टर को हो, चाहे वो किसी दोस्त को हो, या फिर किसी अपने जनप्रतिनिधि को, चाहे वो काउंसलर हो, विधायक हो, या कोई एमपी एमएलए हो। अतः यह लेखन की विशिष्ट विधा एक कला है, इट्स ए आर्ट। पत्र लिखना एक कला है। हर कोई व्यक्ति पत्र नहीं लिख सकता। पत्र तो सब लिख सकते हैं, लेकिन हर कोई व्यक्ति प्रभावी पत्र नहीं लिख सकता। भाई पत्र लिखने का इतना ज़्यादा हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, हम लोग इफेक्टिव पत्र लिखने पर फोकस करेंगे, है ना, प्रभावी हो। भाई कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बयां कर दो। ऐसा भी नहीं होता है कि 4-4 पेज के पत्र लिख दो, सामने वाला पढ़ेगा ही नहीं, 4 लाइनें पढ़ेगा, बोर हो जाएगा और उठा के रद्दी की टोकरी में डाल देगा। पत्र वो लिखो जो सामने वाला समझ जाए कि कहना क्या चाहता है। क्लियर है? कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में आपने ज़्यादा से ज़्यादा बात ले, यानी कि इसको बोलते हैं गागर में सागर, गागर में सागर भरना। क्लियर हो गया? तो ये एक आर्ट होती है, धीरे धीरे आपको आएगी। पत्र पढ़कर हमें लिखने वाले के व्यक्तित्व की झलक मिल जाती है, और अगर आपने गागर में सागर भर दिया तो सामने वाला प्रभावित हो जाएगा। सामने वाला प्रभावित हो जाएगा, तुरंत एक्शन होगा, तुरंत एक्शन होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। पत्रों का क्या महत्व है? पत्रों का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। भाई पत्र लेखन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। शुरुआत में चिट्ठी लिखा करते थे, है ना, पत्री लिखा करते थे, कोई संदेश लिखा करते थे, है ना। प्रेषी को आप कोई भी हो सकता है, किसी भी विषय में हो सकता है। राजा महाराजा अपनी जनता को आदेश देने के लिए क्या करते? ढोल बजवाया करते थे, सुनो सुनो सुनो। और एक व्यक्ति क्या होता था, वो लिखा हुआ पढ़ता था, महाराज की आज्ञा अनुसार आज से अगर, तो क्या हो गया? ये महाराज के द्वारा जनता के प्रति क्या है? संदेश है, पत्र है, जिसपे मैसेज जो है जनता पर पहुंच गया। इसी तरीके से माता को पत्र लिखना है, पिताजी को पत्र लिखना है। पहले पत्रों का, आजकल तो डिजिटल ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर, लेकिन जब मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब शुरुआती दौर में ये पत्र लिखा करते थे। क्लियर है? और इसका उल्लेख हमें अत्यंत प्राचीन ग्रंथों से मिलता है और कहा जाता है कि भैया रुक्मिणी ने एकांत में एक लंबा चौड़ा पत्र लिखकर ब्राह्मण के हाथों श्री कृष्ण को भिजवा दिया था। क्लियर हो गया? भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी ने पत्र लिखा था कि आकर मुझे इस विवाह से बचा लो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। तो श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को, इस पत्र के पढ़ते के साथ ही वो रुक्मिणी के पास आए थे और वहां से रुक्मिणी को ले गए थे। इसके बाद शिक्षा के विकास के साथ साथ विभिन्न उद्देश्यों के लिए पत्र लिखे जाने लगे। धीरे धीरे शिक्षा का विकास हुआ, अनेक विषयों पर पत्र लेखन जो है, इसका चलन जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। अब आगे चलते हैं। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातें अवश्य ध्यान में रखें, उसके बाद चलेंगे पत्र पर। पत्र लिखना तो बाद की बात है, लेकिन पहले पता तो चले कि पत्र लिखने का तरीका क्या होता है। पत्र लिखना कितना आसान है, कितना सरल है, ये कोई हम आज के इस टॉपिक से समझेंगे। क्लियर है? ये कोई जटिल समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या है? पहली है सरलता, सिंपल होना चाहिए। जितना सिंपल होगा उतना ही सामने वाले को प्रभावी कर देगा। पत्र सरल भाषा में लिखना चाहिए, भाषा सीधी होनी चाहिए, स्वाभाविक और स्पष्ट होनी चाहिए। यानी कि जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हो वो टॉपिक आपका स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर, एकदम क्लियर, सामने वाले को समझ में आ जाए। अतः पत्र में व्यक्ति को पूरी आत्मीयता और सरलता से उपस्थित होना चाहिए।
पहली चीज क्या है पत्र लिखने का, वो है सरलता। और दूसरा टॉपिक क्या है, स्पष्टता। स्पष्ट होना चाहिए, भाव स्पष्ट होने चाहिए। जो भी हमें पत्र में लिखना है यदि स्पष्ट सुमधुर होगा तो पत्र प्रभावशाली होगा, इफेक्टिव होगा। स्पष्ट लिखो, सरल लिखो, स्पष्ट लिखो। सरल भाषा शैली, शब्दों का चयन, वाक्य रचना की सरलता पत्र को प्रभावशाली बनाने में हमारी सहायता करती है। यानी कि स्पष्टता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। जो भी चीज हम लिख रहे हैं सामने वाले को समझ में आ जाए, इसके लिए शब्दों का चयन बिल्कुल सही होना चाहिए, एग्जैक्ट। सामने वाले को भ्रम ना हो कि भाई इसका मतलब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सिंपल जितना रखोगे सामने वाले को उतना ही समझ में आएगा। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने शुरुआत में बताई थी वो है संक्षिप्तता। भैया ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा भी भाई बोर कर देने वाला नहीं होना चाहिए। भाई पत्र में हमें अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, यानी कि ज्यादा ही ज्यादा बात को खींचना नहीं चाहिए। क्लियर है, कम टू द पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट वाइज, क्रम वाइज। क्लियर है, स्पष्ट, सरल और संक्षिप्त। क्लियर हो गया। अनावश्यक चीजों को नहीं खींचना चाहिए। अनावश्यक विस्तार पत्र को नीरस बना देता है, और पत्र जितना संक्षिप्त व सुगठित होगा उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। क्लियर हो गया। तो पहला क्या है, पहला है सरल होना चाहिए, दूसरा है स्पष्ट होना चाहिए, तीसरा संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि छोटा कम शब्दों में अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रखना। ये एक है ना, ये आता है पत्र कला में। क्लियर हो गया। तो चौथा क्या है, चौथा पॉइंट है शिष्टाचार। पत्र प्रेषक और पत्र पाने वाले के बीच कोई ना कोई संबंध अवश्य होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि आप किसको लिख रहे हो, आप किसको लिख रहे हो, आप कौन हो। तो भाई एक क्लियरिटी होनी चाहिए, दोनों के बीच में एक संबंध होना चाहिए, चाहे वो पिता पुत्र का हो, चाहे वो आपका कोई प्रतिनिधि हो, या फिर आप एक सम्मानित नागरिक हो। इस तरीके से आयु और पद में बड़े व्यक्ति को आदरपूर्वक, मित्रों को सौहार्द से और छोटों को स्नेहपूर्वक पत्र लिखना चाहिए। ये पत्र का तरीका होता है। क्लियर है। अभी हम दिवाली की जब सफाई कर रहे थे तो एक पुराना पत्र, एक लेटर था जो हमारे पिताजी ने घर पर लिखा था। ठीक है, तो मैंने बड़ा संभाल के रखा है। उसमें लिखा था, है ना, अक्सर ऐसा आपने देखा, तो भाई छोटों को क्या है कहते हैं, बड़ों को राम राम और छोटों को प्यार, यानी कि छोटों को तो हम प्यार ही करेंगे ना। और जब माता पिता को हम लिखते हैं तो कहते हैं कि चरण स्पर्श, जब भी वो हमारे सामने होंगे तो हम उनके पैर छूएंगे ना। लेकिन हम जब पत्र लिखते हैं तब भी हम बड़ों के लिए स्नेहपूर्वक चरण स्पर्श रखते हैं, अगर वो हमसे बड़े हैं, सौहार्द रखते हैं, चरण स्पर्श उसमें लिखते हैं। इस तरीके से पत्र लिखे जाते थे, तो कितना आदर होता था, कितना अपनापन होता था। आजकल वो अपनापन कहीं खो सा गया है। जब से ये व्हाट्सएप का ज़माना आया है, जब से ये सोशल मीडिया आया है, तब से वो कहीं अपनापन खो सा गया है। क्लियर है। चलो, तो भाई शिष्टाचार होना चाहिए। साथ ही साथ पत्र लिखने के दौरान हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, पत्र लिखने वाले का पता होना चाहिए और तिथि स्पष्ट होनी चाहिए। इससे ये पता चलता है कि भाई आपने पत्र व्यवहार कौन सी तिथि में किया। क्लियर है। डेट अगर पड़ी होगी तो वो प्रूफ के तौर पर भी होता है कि भैया आप मना कर रहे हो, देखो जी मैंने 10 तारीख को आपको लेटर लिखा है, आप कैसे नकार सकते हो। क्लियर हो गया। तो पत्र लिखने वाले का पता होना चाहिए स्पष्ट, तभी वो उस पते पर पहुंचेगा। डेट होनी चाहिए, पाने वाले का नाम व पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो लिखने वाले का भी पता होना चाहिए, पाने वाले का नाम और पता भी होना चाहिए, तभी तो उसको मिलेगा विषय संकेत। टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पर आप लिख रहे हो। क्लियर है। क्या शिकायती पत्र है, क्या आपके विद्यालय में किसी प्रकार की किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके संबंध में लिख रहे हो। आप किसी गली के अंदर, आपके गली में, मोहल्ले में आप किसी चीज़ से परेशान हो तो क्या शिकायती पत्र है उस विषय में, तो वो टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। संबोधन, अभिवादन, पत्र की विषय और पत्र की समाप्ति, हस्ताक्षर और नाम, ये वो अंग हैं जो आपको पत्र लिखते वक्त ध्यान में रखने चाहिए। अगर आपने
इन चीज़ों को ध्यान में रखा तो आप एक बेहतरीन इफेक्टिव पत्र लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ें। अब जानते हैं कि भाई पत्रों के कितने प्रकार होते हैं। भाई पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। क्लियर हो गया। औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में क्या भेद है, आइए समझते हैं। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, ध्यान से समझना। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अर्ध सरकारी, गैर सरकारी या सरकारी कार्यालय को जो भी पत्र लिखे जाते हैं वे सभी पत्र औपचारिक पत्रों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। जब हम प्रोफेशनल किसी सरकारी दफ्तर में कोई पत्र लिख रहे होते हैं, किसी एनजीओ को लिख रहे होते हैं, किसी थाने में किसी थानेदार को लिख रहे होते हैं, तो ये पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। अब ये अनौपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक वो होते हैं कि भाई जो पत्र निजी हों, व्यक्तिगत हों अथवा पारिवारिक होते हैं, वे सभी अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि किसी को पर्सनल लेटर लिख रहे हो आप। क्लियर है। किसी मान लो अपने किसी प्रिय को लिख रहे हो, है ना, प्रेमी प्रेमिका, इसमें परिवार के कोई सदस्यगण आते हैं, अपना दोस्त आ गया, मम्मी हो गई, पापा हो गए। क्लियर हो गए। ये सारे के सारे लेटर जो हम जिसको लिखेंगे ये सब अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो औपचारिक और अनौपचारिक 2 तरीके के पत्र होते हैं। अब आपको डिफरेंट फॉर्मेट में पत्र लिखना सिखाऊंगा और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा, देखो यहाँ पे एक आपको मॉडल दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करोगे घर पर तो आप इससे बहुत सारे टॉपिक क्रिएट कर सकते हो। आप एक टॉपिक से कई सारे टॉपिक निकाल के ला सकते हो। ये कब करोगे, कैसे करोगे, ये प्रैक्टिस से होगा। तो भैया प्रैक्टिस से मत भागना, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। तरीका बताने के बाद जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, भाई किसी भी टॉपिक पर अगर आप पत्र लिखने की लिए आएगा एग्जाम के अंदर, तो मैं 100% बता रहा हूँ आप उसको छोड़ के नहीं आओगे। क्लियर है। अब जैसे कि एक टॉपिक ये है कि बाजार से घर आते समय आपके पिताजी का कहीं एटीएम कार्ड खो गया, और आज की डेट में एटीएम कितना जरूरी है आपको पता है ना। भाई पिताजी का एटीएम कार्ड खो गया और इसकी सूचना देते हुए संबंधित बैंक प्रबंधन को प्रार्थना पत्र लिखिए और जिससे नया एटीएम कार्ड प्रदान करने का अनुरोध किया जाए। सबसे पहले तो ये सीखो कि भैया अगर एटीएम खो गया, कहीं पासबुक खो गई, तो जाहिर सी बात है ये पैसे का लेन देन जो है, पैसे संबंधित, भाई जाहिर सी बात है अपने बैंक को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। कार्ड पर भी लिखा हुआ होता है। क्लियर है। खो जाने पर तुरंत बैंक को सूचित करें, कस्टमर केयर नंबर मिलाएं, है ना, ताकि वो जो एटीएम है वो गलत हाथों में ना जाए। गलत आजकल देखा होगा आपने, गलत एक्टिविटीज़ होती हैं और आजकल गलत हाथों में पड़कर लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। क्लियर है। तो मैं जल्दी से जल्दी उस एटीएम को बंद करा दूं ताकि कोई उससे क्या ट्रांजैक्शन वगैरह ना कर पाए, है ना। आजकल 2 नंबर के काम बहुत हो रहे हैं। तो मैं फटाफट किसको लिखूंगा, बैंक को लिखूंगा। और बैंक में कौन होता है, बैंक मैनेजर होता है। क्लियर हो गया। तो एटीएम खोने की जानकारी कहां लिखेंगे, बैंक मैनेजर को लिखेंगे। अब आओ समझते हैं, आइए समझते हैं। तो सेवा में प्रबंधक महोदय, मैनेजर इंग्लिश में बोलते हैं टू द मैनेजर, है ना। ये थोड़ा सा कट रहा होगा बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना। टू द बैंक मैनेजर, प्रबंधक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा है रायबरेली उत्तर प्रदेश। क्लियर है। बहुत ही फेमस शहर है और विषय है खोए हुए एटीएम की सूचना देने तथा नया एटीएम प्राप्त करने के संबंध में। इतना ही लिखना है। इतना देखकर ही तुरंत मैनेजर समझ जाएगा कि इस व्यक्ति का एटीएम खो गया है, इसको नया कार्ड चाहिए। बाकी नहीं पढ़ा है उसने, अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन तुरंत टॉपिक देखकर समझ में आ जाएगा ये नया कार्ड जारी करने के लिए मुझे इसने लेटर लिखा है। महोदय जी, विनम्र निवेदन यह है कि कल शाम आदर्श नगर मेन मार्केट से घर आते समय इसी बैंक का एटीएम कहीं खो गया है और उसे ढूंढने के बाद भी ये कार्ड मुझे नहीं मिल सका। मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। मैंने इसकी सूचना संबंधित थाने में दी है, यानी कि मैंने एक कॉपी इसकी जो सूचना है, इनकी रिपोर्ट जो है मैंने अपने निकट थाने में पहले ही दे दी है और जिसकी मैं प्रति मेरे पास है, यानी कि इसकी फोटोकॉपी मेरे पास है। क्लियर। और एटीएम कार्ड से कोई लेन देन ना कर सके, इसीलिए इसे ब्लॉक करने का कष्ट करें। इस एटीएम कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन ना कर सके, इसीलिए इसको ब्लॉक करने की कृपा करें, ब्लॉक करने का कष्ट करें और नया कार्ड देने की आवश्यक कार्यवाही करें। क्लियर है। क्या कर दिया, सिंपली लिखा आपने। पुराना वाला कार्ड है, खो गया है,
और वो मिल नहीं रहा है, जिसकी मैंने शिकायत अपने पुलिस स्टेशन में की है ना, आप कृपया करके इस कार्ड को ब्लॉक करके नया कार्ड जारी करें। क्लियर हो गया? आपकी अति कृपा होगी। आपसे प्रार्थना है कि पुराने एटीएम कार्ड को बंद कर नया कार्ड जारी करने की कृपा करें। प्रार्थी आपका आभारी रहेगा। सधन्यवाद। नीचे नाम डालना, अपने अकाउंट का नंबर डालना और नीचे अपना मोबाइल नंबर जरूर छोड़ के आना। क्लियर हो गया? क्लियर है? और ये सब लिखते वक्त डेट जरूर डाल देना, किस डेट को। क्लियर हो गया? तो ये डेट बहुत आवश्यक है, डेट बहुत आवश्यक है। क्लियर हो गया? एक चीज समझ में आ गई। अब बैंक से संबंधित आप 2 से 3 टॉपिक और क्रिएट कर सकते हो। क्लियर हो गया? चलो भाई, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। आगे चलते हैं, एक और टॉपिक लेते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को विषय परिवर्तन के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य को आपने विषय परिवर्तन के लिए प्रार्थना, यानी कि आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है, अब ऐसा लग रहा है कि यार ये सब्जेक्ट जो है मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बना, और मैंने गलती से जो है ये सब्जेक्ट ले लिया, है ना। आपने देखा होगा, आए दिन आपने देखा होगा कि भाई हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं, बहुत सारे जानकार आते हैं, कहते हैं तुम्हारे बच्चे ने क्या किया, ओहो तुम्हारा बच्चा ये कर रहा है, अरे हम तो अपने बच्चे को क्या बोलते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। क्लियर हो गया? आपने अपने बच्चे को साइंस साइड क्यों नहीं दी, आपने अपने बच्चे को बायो क्यों नहीं पढ़ाई, आपने बच्चे को आपने केमिस्ट्री क्यों नहीं ली। अब हम क्या करते हैं, लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और हम क्या करते हैं, हम अच्छा क्यों ले लेते हैं, क्योंकि उनके बच्चे ने वो सब्जेक्ट पढ़ा, हो सकता है उसका बच्चा उस सब्जेक्ट में रुचि रखता हो। क्लियर हो गया? और हमने उनके कहे अनुसार हमने नई क्लास पास की और अगली क्लास में हमने वो सब्जेक्ट ले लिया। अब हमें कुछ दिन बाद पता चला कि वो सब्जेक्ट हमारे लिए है ही नहीं। तो आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को क्या लिख रहे हो, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को, कि भाई मैंने गलती से गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया है, कृपया करके मेरा सब्जेक्ट बदल दिया जाए। क्लियर है? आओ चलते हैं। तो भाई सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय कौशाम्बी यानी गाजियाबाद की घटना है। गाजियाबाद का एक स्कूल है जिसमें आप पढ़ते हो। क्लियर है? और टॉपिक क्या लिया आपने, विषय परिवर्तन हेतु। बस इससे आगे नहीं लिखना है, शॉर्ट में होना चाहिए, क्योंकि डिटेल में तो आप नीचे लिखोगे ना। तो विषय केवल एक लाइन, आधी लाइन का ही होना चाहिए, एक लाइन मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। विषय परिवर्तन हेतु। महोदय जी सादर निवेदन ये है कि मैं आपके विद्यालय की जो है 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। आप यहाँ पे 10वीं लिख सको, आप यहाँ पे 11वीं लिखा हुआ है, आप यहाँ पर 10वीं कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप 10वीं कक्षा के हो, आप 10वीं कर दीजिए। मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ और मैंने इसी विद्यालय से 10वीं कक्षा 9वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, और परीक्षा पास करने के बाद मैं असमंजसता की स्थिति में यह निर्णय नहीं कर पाया कि मेरे लिए कला, विज्ञान अथवा गणित वर्ग में से कौन सा वर्ग ठीक रहेगा। क्लियर है? 9th क्लास जो मैंने आपके स्कूल से की है, क्लियर, और जो मैं 10वीं क्लास में आया तो मैं ये चूज नहीं कर पाया कि मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट सही रहेगा, कला, विज्ञान और गणित वर्ग में। मैंने अपने साथियों के आग्रह और अनुकरण से कला वर्ग चुन लिया। मेरे साथी ने कला वर्ग में एडमिशन लिया, कला वर्ग को चुना, तो उसके साथ साथ मैंने भी ले लिया। लेकिन पिछले सप्ताह से मुझे अनुभव हो रहा है कि मैंने अपनी योग्यता के अनुकूल विषय का चयन नहीं किया है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मैंने गलत सब्जेक्ट चुन लिया है, और मुझे गणित विषय में 98 अंक प्राप्त हुए थे 9th के अंदर, और अतः गणित वर्ग विषय होना मेरी प्रतिभा के विकास के लिए अधिक उपयुक्त रहेगा। यानी कि 9th में मेरे 98% आए थे, तो इस हिसाब से गणित का सब्जेक्ट चुनना मेरे हित में रहेगा। आशा है कि आप मेरी कला संकाय से गणित संकाय में स्थानांतरण की प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे, यानी कि कला सब्जेक्ट को गणित विषय में कन्वर्ट करेंगे, और मैं इसके लिए सदा आपका आभारी रहूंगा। सधन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य उमाशंकर। यहाँ पर राजेश हो सकता है, विनय हो सकता है, दिनेश हो सकता है, कीर्ति हो सकती है ना, कोई भी अपना XYZ कोई भी नाम आप यहाँ पे लिखकर आप इस तरीके का प्रार्थना पत्र जो है प्रधानाचार्य को लिख सकते हो। क्लियर है? विषय को परिवर्तन कराना है, विषय को चेंज कराना है, दैट्स इट। क्लियर हो गया? तो टॉपिक देखो ध्यान से रखना, टॉपिक अपने पास रखना। टॉपिक अगर आप समझ गए तो आप खेला कर दोगे, खेला कर दोगे आप।
क्लियर है? और एक टॉपिक लें, आओ एक और टॉपिक लेते हैं। और अगला टॉपिक क्या है कि आप कक्षा 10वीं ए के छात्र हैं। आपकी कक्षा में छात्रों के बैठने के लिए मेज कुर्सी की कमी है और अपने प्रधानाचार्य को इस समस्या से अवगत कराने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। भाई आप 10वीं क्लास के छात्र हो, आपकी क्लास के अंदर मेज और कुर्सी की कमी है और आप अपने प्रधानाचार्य से इस समस्या का हल करवाना चाहते हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, स्कूल का कोई भी प्रॉब्लम है तो कहाँ जाओगे? प्रधानाचार्य के पास ही तो जाओगे। क्लियर है? तो स्कूल और कॉलेज, स्कूल और कुर्सी के अंदर जो मेज और कुर्सी की जो समस्या है भाई, वो प्रधानाचार्य ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है? लेकिन कम से कम उनके पास फरियाद लेकर तो जाओगे। ऐसे तो होगा नहीं, वो आएंगे कहेंगे लो जी बच्चों इतनी कुर्सी ले लो, मेज ले लो। अरे भाई कम से कम अपनी समस्या बताओगे तभी तो उसका निदान होगा। क्लियर हो गया? तो जागरूक नागरिक बनो। आप अभी से अगर आवाज़ नहीं उठाओगे, क्योंकि छात्र बड़े जागरूक होने चाहिए। क्लियर है? छात्र के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। छात्र के अंदर ये चीज़ कैसी हो, ये चीज़ कहाँ से हो, इसका सोल्यूशन क्या हो, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो भाई आप, कोई और क्यों करेगा? भाई कोई और क्यों करेगा? आप क्यों नहीं करोगे? अगर यही हर कोई व्यक्ति सोचेगा कि भाई मैं क्यों करूँगा, वो कर लेगा, दूसरा कर लेगा, तो ये समस्या आपकी कभी हल होएगी नहीं, है ना? समस्या आपकी है, समस्या और लोगों की भी है, लेकिन आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। कैसे उठाओगे? भाई प्रधानाचार्य को पत्र लिखोगे। क्लियर है? प्रधानाचार्य को पत्र लिखोगे तो क्या लिखोगे? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, दिनांक डाल दिया। जैसे मान के चलो आज कौन सी डेट है भाई, आज मान लो आज डाल दी भैया 4 मई 2024। डेट जरूर डालना। श्रीमान प्रधानाचार्य जी, आदर्श विद्या निकेतन कटवारिया सराय बदायूं। क्लियर है? बदायूं का स्कूल है और विषय क्या है? कक्षा में मेज कुर्सी की कमी की जानकारी है से अवगत कराने हेतु। कक्षा में मेज कुर्सी की कमी की जानकारी से अवगत कराने हेतु, यानी कि प्रधानाचार्य को ये पता चल जाएगा कि भाई विद्यार्थी ने अपनी क्लास के अंदर मेज और कुर्सी की कमी से मुझे अवगत कराने के लिए ये पत्र लिखा है। तो महोदय सविनय आग्रह है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं ए का नियमित छात्र हूं और हमारी कक्षा में छात्रों की उपस्थिति के अनुसार पर्याप्त मेज कुर्सी नहीं है। महोदय जी, सविनय विनम्र निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल के कक्षा 10वीं ए का छात्र हूं और हमारी कक्षा के अंदर छात्रों को बैठने की, है ना, के लिए उचित मेज और कुर्सी की व्यवस्था नहीं है और हमें 2 लोगों की मेज कुर्सी में 3 छात्रों को बैठना पड़ता है। यानी कि जिस टेबल पर, जिस मेज पर 2-2 बच्चे बैठते हैं उसकी जगह हमने 3-3 बच्चे बैठते हैं। क्लियर है? 2 लोगों की मेज कुर्सी पर 3-3 छात्र बैठते हैं और जिस कारण से हमें लिखने में, पढ़ने में काफ़ी समस्या हो रही है। लिखने और पढ़ने में हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस तरीके से कहने का शब्द का चुनाव अच्छा करो, कम शब्द लिखो, संक्षिप्त लिखो, स्पष्ट लिखो। क्लियर हो गया? और ज़्यादा लंबा नहीं खींचो। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई भाई? अतः हमें पढ़ने में काफ़ी कठिनाइयों की समस्या हो रही है। अतः आपसे अनुरोध है भाई कक्षा में मेज कुर्सी की उचित व्यवस्था करने की कृपा करें, है ना? प्रार्थी आपका आभारी रहेगा। प्रार्थी आपका आभारी रहेगा। क्लियर है? यहां पर ये भी लिख सकते हो सभी छात्र आपके आभारी रहेंगे। क्लियर? आपका आज्ञाकारी छात्र राकेश, कक्षा 10वीं ए। क्लियर हो गया? आप यहां पर एक चीज और कर सकते हो, आप यहां पर एक चीज और कर सकते हो, यहां पर कम से कम 4 से 6 छात्रों के, 8-10 छात्रों के क्या बोलते हैं, सिग्नेचर भी लिख सकते हो। यहां पर सिग्नेचर करा के डाल सकते हो ताकि टीचर को पता चल जाए कि समस्या पूरे एक की नहीं है।
ये पूरी क्लास की समस्या है। तो सभी बच्चों ने संयुक्त रूप से क्या कर दिया है, एक लेटर लिख लिया है कि भाई अब तो हमारे जो क्लास है भाई इसकी समस्या का समाधान करना पड़ेगा कि भाई हमारे क्लास के अंदर मेज और कुर्सी की उचित व्यवस्था करानी पड़ेगी। तो जल्दी से जल्दी जो है ना, इस लेटर पर कार्यवाही होना है ना निश्चित है। क्योंकि एक व्यक्ति की जगह अगर आप 8 से 10 लोगों के साइन करवा के ले जा रहे हो, इस तरीके से मैं आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ, जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे इसमें आप महारत हासिल करोगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है भाई, अपने विद्यालय में नियमित खेल प्रशिक्षक की व्यवस्था एवं खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। भाई ध्यान से समझना, भाई एक छात्र के लिए खेल कूद कितना आवश्यक है। खेल कूदने से क्या होता है, खेलने कूदने से शारीरिक विकास होता है, क्लियर हो गया, मानसिक विकास होता है। इसी तरीके से एक खेल प्रशिक्षक का होना स्कूल में अनिवार्य होना चाहिए, क्लियर हो गया। तो भाई डेट डाल देंगे भैया 4 मई 2024, इस तरीके से डेट डालो। और भाई सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कायमगंज फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। विषय क्या रहेगा भाई, विद्यालय में नियमित खेल प्रशिक्षक की व्यवस्था एवं खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु। क्लियर हो गया भाई, प्रधानाचार्य को समझ में आ जाएगा कि भाई किस विषय में हमें लिखा गया है। महोदय जी, विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूं और हमारे विद्यालय में नियमित खेल प्रशिक्षक की व्यवस्था नहीं है। क्लियर हो गया, हमारे स्कूल में नियमित खेल प्रशिक्षक की व्यवस्था नहीं है तथा विद्यालय में खेल सामग्री भी समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है। क्लियर, खेल सामग्री उपलब्ध नहीं आता है। आपसे निवेदन है कि विद्यालय में नियमित खेल प्रशिक्षक की व्यवस्था करवाने और खेल सामग्री उपलब्ध कराने की कृपा करें। प्रार्थी आपका आभारी रहेगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारी छात्र सुरेश कुमार 10वीं कक्षा, विनय कुमार 10वीं ए। इस तरीके से विनीति, कविता, सुनीता, अनीता, विनीता, सब कुछ आप अपने नाम के अकॉर्डिंग आप ये ऐसा समझो कि आप लिख रहे होगे। तो यहाँ नाम किसी का भी हो, आप अपना नाम लिख लो यहाँ पे। क्लियर है, इस तरीके से प्रैक्टिस करना अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपनी माता जी को एक पत्र लिखना है। ये सभी क्या थे, हाँ वेरी गुड, क्लियर है भाई। अब एक नया टॉपिक, माता जी को पत्र लिखना है। माता जी को कैसे पत्र लिखो, सेवा में श्रीमान ऐसे तो नहीं लिखोगे, है ना। आदरणीय माता जी, चरण स्पर्श, डेट डाल देना और इसके बाद आदरणीय माता जी या आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श। अब मम्मी पापा को ये क्या है, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भाई आदरणीय माता जी, चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे। मेरी वार्षिक परीक्षा को 10 दिन ही शेष बचे हैं, यानी कि आप अपने घर से कहीं दूर हॉस्टल में हो, दूसरी जगह हो और वहाँ से अपने मम्मी पापा को पत्र लिख रहे हो। मम्मी पापा बड़ी चिंता में हैं कि भैया बच्चे की परीक्षा होने वाली हैं, इस बार बहुत दिन हो गए पत्र नहीं आ रहा है। तो आपने उन्हें अवगत कराना है कि चिंता मत करो, है ना, कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, मेरी परीक्षा में 10 दिन शेष हैं और भाई मैं अपने परीक्षा को लेकर काफ़ी उत्साहित हूँ, काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैंने सभी विषयों का अध्ययन 100% कर लिया है। ये अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आएगी, ठीक है जी, ध्यान से समझना। अनौपचारिक यानी कि पारिवारिक, रिश्तेदार, आस पड़ोस, है ना, आप यारी दोस्ती, उस तरीके का ये क्या है, अनौपचारिक पत्र है। क्लियर है भाई, बस गणित विषय में थोड़ा सा अभ्यास करना है और मैं शेष बचे दिनों में उसे पूरा कर लूँगा। यानी कि मेरी परीक्षाएं नज़दीक हैं, केवल 10 दिन बचे हैं। मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मैंने सबकी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर ली है। केवल मैथ बचा है, वो कि बाकी के बचे 10 दिन में मैं कर लूँगा और मुझे विश्वास है मेरा वार्षिक परीक्षा अच्छा जाएगा और मैं अच्छे अंकों से पास हो जाऊँगा या जाऊँगी। और इसके लिए आप पिताजी बेफिक्र रहें, आप माताजी या आप या पिताजी बेफिक्र रहें, चिंता करने की कोई बात नहीं है। पिताजी को प्रणाम और छोटी को ढेर सारा प्यार, या माताजी को प्रणाम। घर में कोई छोटा भाई होगा, है ना, या छोटी बहन होगी तो छोटी को ढेर सारा प्यार।
क्लियर हो गया? आपका लाडला या फिर आपका गोलू, आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आप नाम को संबोधित कर सकते हैं। क्लियर हो गया? घर में जैसे बुलाते हैं आप वो भी लिख सकते हो। क्लियर है? आपका होनहार बेटा, ये भी लिख सकते हो। क्लियर है? आपका लाडला, आपका कन्हैया, कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर? तो अनौपचारिक श्रेणी में आता है। इसी तरीके से अब आते हैं, आपका पड़ोसी देर रात तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करता है। क्या कर रहा है? डीजे वाले बाबू, है ना? शादी ब्याह आपने देखा होगा, जब साए होते हैं तो आपने देखा होगा रात के 10-10, 12-12, 1-1 बजे तक क्या होता है? डीजे चलता है। चलता नहीं चलता है? तो आपकी परीक्षाएं चल रही हैं और देर रात तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करता है, और भाई जिससे आपके अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न होता है, और इस बात की शिकायत करने हेतु अपने शहर के थाना प्रभारी को पत्र लिखना है। अब देखो, कुछ तो चीजें आपके हाथ में होती हैं, और जो चीजें आप नहीं हैंडल कर सकते उनके लिए शासन और प्रशासन है। आपने कुछ नहीं करना है। आपने देखो इस लेटर का कितना इफेक्ट होगा, है ना, कितना इफेक्टिव होगा। आपने कुछ नहीं करना है, घर से एक लेटर लिख देना है अपने थाने में। क्लियर है? आपने जाके लड़ना नहीं है, आपने जाके कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी बात वो मानेगा नहीं। क्लियर है? तो भाई उससे निपटने के लिए शासन व्यवस्था है, पुलिस है, थाना है, दरबार है, कोर्ट है, कचहरी है। क्लियर? आप बहुत परेशान हो गए, आपने थाने को पत्र लिख दिया, थानेदार को। अब थानेदार हैंडल करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डेट डालनी है, सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी अत्यामार्ग उन्नाव उत्तर प्रदेश। विषय क्या लिखना है? विषय लिखना है वही डीजे वाले बाबू। डीजे वाले बाबू बंद नहीं कर रहे हैं, परीक्षाएं चल रही हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। रात में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के संबंध में। अब महोदय जी, मैं आपका ध्यान अपनी कॉलोनी में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के तेज आवाज में बजने से उत्पन्न समस्या की ओर आकर्षित करना चाह रहा हूं। यानी कि आपका जो ध्यान है हमारी कॉलोनी के अंदर जो समस्या है उससे अवगत कराना चाहता हूं, जहां पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का तेज आवाज में, है ना, बजने से जो व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उसकी तरफ मैं आकर्षित कर रहा हूं आपका ध्यान। कारण यह है कि छात्रों की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, छात्रों की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के देर रात तक शोर के कारण छात्रों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये आपकी दिक्कत नहीं है, ये आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं उनकी दिक्कत है। तो आप उन सब की तरफ से भी लेटर लिख सकते हो, यानी कि लेटर आपने लिखा, आपकी समस्या का समाधान होगा, आपके साथ साथ पूरे मोहल्ले का जो है वो समस्या का समाधान हो जाएगा। पूरे मोहल्ले के जो बच्चे होंगे ना, वो कहेंगे भाई ये काम तुमने बहुत किया, अच्छा किया भाई, ये आपने बहुत बढ़िया काम किया। क्लियर हो गया? आपको शाबाशी भी मिलेगी। क्लियर है? आपकी प्रशंसा भी होगी। भाई बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और इस परीक्षा काल में विस्तारक यंत्रों को देर रात तक शोर करने के कारण छात्रों में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मन चिड़चिड़ा सा और पढ़ाई की एकाग्रता भंग हो रही है। मन चिड़चिड़ा सा रहता है, जिस कारण से पढ़ने में मन नहीं लगता, एकाग्रता भंग हो रही है, सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और आपसे प्रार्थना है कि आप परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाय जाने पर प्रतिबंध लगाने का कष्ट करें, और जिससे छात्रगण शांत वातावरण में परीक्षा की तैयारी कर सके, है ना। प्रार्थी आपका आभारी रहेगा, या सभी छात्र आपके आभारी रहेंगे। इस तरह से क्या किया आपने? प्रशासन को लिखा, और उधर से क्या आएगा? जिप्सी आएगी, हॉर्न बजाती हुई। अच्छा जी, यही है डीजे वाले बाबू, है ना। और सारा का सारा काम थानेदार का, आपने कुछ नहीं करना है, इतनी पावर होती है लेटर की। क्लियर हो गया? तो कहाँ स्कूल से लेटर लिखना सीखा, और लेटर लिखने के बाद आपने अपने मोहल्ले की समस्या हल कर दी, आपने अपने ज़िले की समस्या हल कर दी, पड़ोसियों की समस्या हल कर दी, है ना। बात समझ में आ गई मेरी भी? इस तरीके से मैं वही कहता हूँ ना कि सड़क से संसद तक आप अनेक समस्याओं को हल करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हो, अगर आप इस कला में माहिर हो गए तो। क्लियर है? आपके घर की सड़क बन रही है, और सड़क में वो ठेकेदार है जो सड़क बनाने वाला, उसमें गलत मटेरियल डाल रहा है, यानी कि उसके अंदर बालू रेता ज़्यादा डाल रहा है, सीमेंट की मात्रा कम है। आप क्या कर सकते हो? उस अधिकारी को पत्र लिख सकते हो। क्लियर है? हाँ, कि इस तरीके से ऐसे उससे संबंधित पत्र लिख सकते हो, और उस ठेकेदार पे एक्शन हो जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं।
आपके गांव में किसी कन्या का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व हो रहा है और इसकी सूचना देने के लिए अपने थाना प्रभारी को एक पत्र लिखना है। भाई देखो, आप क्या कर रहे हो, सामाजिक कार्य कर रहे हो, आप समाज की विसंगतियों को दूर करने के प्रयास कर रहे हो। आपको पता है हमारे समाज के अंदर बाल विवाह प्रथा, ये जो बाल विवाह प्रथा है इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। आपको पता है शादी की उम्र निश्चित कर दी गई है ना। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि भाई 18 वर्ष से कम किसी बालिका का विवाह हो रहा है तो आप जाओगे तो आप तो जाहिर सी बात है आपको लपेटे में ले लिया जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, शासन प्रशासन पे छोड़ दो। शासन अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। क्लियर हो गया भैया। आप इस बहाने आप एक पुण्य का काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। क्लियर है। चाहो तो बाय नेम डाल सकते हो ये एप्लीकेशन और चाहो तो इसको गुप्त रख सकते हो। क्लियर है। बट मकसद क्या है, मकसद है आपका विवाह रुकवाना। क्लियर है, क्योंकि कानूनी गैर कानूनी है। क्लियर हो गया। आगे बात समझ में। दिनांक डेट डालेंगे। सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय जी, पुलिस थाना जौनपुर उत्तर प्रदेश। अब टॉपिक क्या लिखना है, 18 वर्ष की आयु के पूर्व हो रहे कन्या के विवाह को रोकने हो। जैसे ही टॉपिक पड़ेगा थानेदार या जिसके पास ये एप्लीकेशन जाएगी तुरंत उसके कान खड़े हो जाएंगे। अच्छा, हमारे इलाके में 18 साल से कम बच्चे का विवाह, आपने देखा होगा इधर तो थोड़ा कम है, थोड़ा राजस्थान की तरफ आज भी आपको देखने को मिल जाएगा ये। क्लियर है। तो पूर्ण तौर पे अगर आप कहो तो भाई खत्म नहीं हुआ है भाई। क्लियर। और जैसे ही लेटर गया भाई उसके कान खड़े हो जाएंगे, तुरंत अपने 4 साथियों को लेगा जिप्सी में और फटाफट उस घटना स्थल पे पहुंच जाएगा। क्लियर है। आपने लेटर लिखा, आप नहीं गए, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपका काम लेटर नहीं कर दिया। तो पत्र में इतना है ना प्रभाव होना चाहिए, इतना इफेक्टिव होना चाहिए पत्र। महोदय जी, मैं भोपाल के पास एक गांव का निवासी हूं। जैसे कि बाल विवाह एक गैर कानूनी अपराध है, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसीलिए मैं लेटर लिख रहा हूं। और लेकिन फिर भी कुछ लोग आज भी गांव में बाल विवाह करवा रहे हैं। आपको पता है ये चीज़ गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी गांव में बाल विवाह करवा रहे हैं कुछ लोग। और हमारे गांव में एक कन्या का 18 वर्ष की आयु के पूर्व विवाह होने जा रहा है। इस डेट को है और ये विवाह होने जा रहा है और ये विवाह गैर कानूनी तौर पे है, क्योंकि लड़की जो है बालिग नहीं है, 18 साल से कम उम्र की है। और कृपया आपसे निवेदन है कि उस बच्ची का विवाह रोकें और उसके जीवन को सुरक्षित करें या उसके जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और उसके जीवन को सुरक्षित करें। इस तरीके से प्रार्थी आपका आभारी रहेगा, ये जरूर लिखना है। प्रार्थी आपका आभारी रहेगा, आपका नगर सेवक, नगरवासी। क्लियर है। अब यहां पे छात्र मत लिख देना, आपका आज्ञाकारी छात्र। भैया छात्र तो स्कूल में चला है, यहां पर क्या है अभी तो अलग चीज में, यही तो चीज होती है ना। इस तरीके से है ना, अपना नाम लिखना, अपने क्या बोलते हैं एड्रेस लिखना, मोबाइल नंबर डालना। अगर आप नहीं लिख सकते हो गुप्त भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्शन होगा, बच्ची की शादी रुक जाएगी। आप एक सामाजिक काम भी कर रहे हो। क्लियर है। आगे बढ़े, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अपने बैंक खाता नंबर को अपने आधार नंबर से संलग्न यानी कि लिंक करने के हेतु बैंक प्रबंधक को पत्र लिखना है। आजकल आपने देखा होगा हर चीज बैंक से लिंक हो गई, आधार से, सॉरी किससे हो गई है, आधार कार्ड से लिंक हो गई है। तो आपने देखा होगा पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक हो गया है, पैन कार्ड और बैंक का जो खाता है वो आपका लिंक हो गया है। अब जब तक ये खाता लिंक नहीं होगा तब तक पेंशनर की पेंशन नहीं आएगी उसके अंदर। क्लियर है। सैलरी नहीं आएगी एम्प्लॉय की उसके अंदर। तो काफ़ी विकट समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और भाई जिसका नहीं हुआ है वो करवा लेना, आपके भी घर में अगर नहीं हुआ है तो आप भी करवा लेना। क्लियर है। बोल देना कि भाई सर ऐसे ऐसे बोल रहे थे, भाई कर लेना। क्लियर। ये बहुत ज़रूरी है। आजकल सरकारी संस्थाओं में देखा गया है सरकारी लाभ अगर पाना है तो आपको अपने आधार कार्ड को अपने बैंक से लिंक कराना पड़ेगा। क्लियर हो गया। जिस तरीके से आपने देखा होगा आज की डेट में कि डायरेक्ट कुछ सरकारी ऐसी योजनाएं हैं जो डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आता है, इसके लिए आपको आधार कार्ड से लिंक होना अति आवश्यक है। और आधार कार्ड से
और जब बैंक की खाते की बात आई तो कहाँ जाना पड़ेगा? बैंक में जाना पड़ेगा। बैंक में किसके पास? बैंक मैनेजर के पास। क्लियर? तो बैंक मैनेजर को पत्र लिखना है, सेवा में, पहले डेट, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मान के हो सकता है आपका कोटक महिंद्रा का हो सकता है आपका यस बैंक का हो सकता है किसी किसान सहकारी मिल का हो। क्लियर हो गया? ये SBI का है, स्टेट शाखा सीहोर अमेठी। आहा, बड़े ही चर्चित प्रदेश का नाम है ना, शहर का नाम है अमेठी। विषय आधार कार्ड बैंक खाते से जोड़ने के लिए आवेदन पत्र। तुरंत बैंक मैनेजर को समझ में आ जाएगा इसका भैया आधार कार्ड लिंक करना है। अरे कर दो भाई। क्लियर है? तो क्या नहीं कि पढ़ने से पहले ही समझ में आ गया किस लिए लिखा है। भाई सविनय निवेदन है कि मैं आपके बैंक का एक खाता धारक हूँ, मुझे अपने खाते से आधार कार्ड लिंक करवाना है जिससे कि मेरा खाता और अधिक सुरक्षित हो सके, है ना, मैं लेन देन सुचारू रूप से कर सकूं। और अतः आपसे निम्न निवेदन है कि आप मेरे खाते के साथ मेरा आधार कार्ड को जोड़ने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपका विश्वासी अरुण कुमार। खाता संख्या, आधार संख्या और मोबाइल नंबर ये सब दे के आना, और देखो तुरंत आपका लिंक हो जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गई बात? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई? चलो भाई, तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई ये क्लास आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये लेक्चर आपको कैसा लगा। क्लियर हो गया? क्या आपको आइडिया हुआ कि पत्र अलग अलग फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं? क्लियर है? अगर आपको आइडिया मिला हो तो भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपकी तरह और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो। क्योंकि भाई पत्र लेखन एक आर्ट है, एक कला है। क्लियर? ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताए थे, इनके अलावा बहुत से सारे ऐसे टॉपिक हैं, बहुत एग्जाम्पल हैं जो आप घर पर खुद प्रैक्टिस करके अपने आप को पत्र लेखन में सबल बना सकते हो। क्लियर है? तो भाई आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त और आप बने रहो डाउटनेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।